आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 18 जनवरी 2025 को होने जा रहे नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम का यह एक नमूना पेपर है और ये पूरा पेपर हल सहित है। लगभग ऐसा ही पेपर आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पेपर के प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उनको हल करना है। चलिए देखते हैं पेपर किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले आपको परीक्षा हॉल में एक प्रश्न पत्र मिलेगा। वो प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा। यहाँ पर रोल नंबर भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अपना परीक्षार्थी का नाम, फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करने होंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ समय दिया हुआ है 2 घंटे। अधिकतम अंक कितने होंगे? 100 होंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ये प्रश्न पत्र खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा है परीक्षण पुस्तिका क्रमांक। ये जो यहाँ पर नंबर रहेगा उसका मिलान आपको किससे करना है? OMR शीट से करना है। यदि दोनों के नंबर एक से हों तभी आप आगे पेपर सॉल्व करना शुरू करें, अदरवाइज़ आप इसको जो आपकी क्लास में टीचर रहेंगे उनकी सूचना इसकी सूचना उनको देना अनिवार्य है। और ये कोड भी मिलान करना है। 2 चीज़, सबसे पहले आपको परीक्षण पुस्तिका क्रमांक मिलाना है और कोड मिलाना है। ये दोनों OMR शीट से मिलान करना है। फिर उसके बाद आप ये जानकारी भरना, रोल नंबर हुआ, परीक्षार्थी का नाम हुआ और साइन हुआ। अब यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश रहेंगे, अगर समय रहे तो आप इसको पढ़ लेना। अब ये देखिए, सबसे पहले जो आपका पेपर रहेगा उसमें 3 खंड रहेंगे। पहला खंड रहेगा मानसिक योग्यता का, दूसरा रहेगा अंकगणित का और तीसरा रहेगा भाषा का। मानसिक योग्यता में कुल 40 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से अंक कितने होंगे? 50 अंक होंगे। अंकगणित का जो दूसरा खंड रहेगा उसमें 20 प्रश्न रहेंगे और कुल अंक रहेंगे कितने? 25। फिर जो तीसरा खंड रहेगा वो भाषा परीक्षण मतलब हिंदी का रहेगा, तो उसमें भी कुल कितने? 20 प्रश्न रहेंगे और उसके कुल अंक कितने होंगे? 25। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रश्नों की संख्या टोटल 80 रहेगी और अंक रहेंगे 100। अब सबसे पहला आता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में कुल 10 भाग रहेंगे, 10 खंड रहेंगे। उनमें से हर खंड में 4-4 प्रश्न आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, पहला भाग है, हर खंड में हर भाग में आपको इस प्रकार के निर्देश मिलेंगे। तो आपको इस निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसके आगे आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको हर आंसर पर ध्यान देना है। जैसे इसमें देखिए, हमें क्या करना है, एक भिन्न आकृति की पहचान करना है। सबसे पहले हम देखते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ पर हम काउंट करते हैं व्रत को, तो 3 3 6 3 त्रिका 9, 3 3 6 3 त्रिका 9 10, 3 3 6 3 3 3 6 3 त्रिका 9, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 9, 1 2 3, 3 3 6 3 त्रिका 9। अब बताइए, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा भिन्न होगा? इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ये इनसे तीनों से ये भिन्न है। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में देखिए, यहाँ पर धन, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर धन। यहाँ देखिए तीनों में बिल्कुल एक सा चिन्ह आ रहा है गुणा का। यहाँ पर धन, यहाँ गुणा, यहाँ धन, यहाँ धन, यहाँ गुणा, यहाँ धन। अब बताइए इसमें भिन्न आकृति कौन सी होगी? तो इसका भी कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ ये विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण पर 3 वर्ग हैं, इसमें 3 व्रत हैं, इसमें 2 2 4 2 2 4 2 6 भुजाओं वाली आकृति हैं। मतलब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज कितने हैं? 4। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 6 भुजाओं वाली आकृति,
यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार की आकृति, ये भी लगभग सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इसमें देखिए यहाँ पर त्रिभुज आ गया। मतलब कौन सी आकृति, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी इज़ द राइट आंसर। हमें इस प्रकार से मानसिक योग्यता की प्रश्नों को हल करना है, हमें चारों ऑप्शन को देखना है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे खंड पे। ये रहा दूसरा खंड। दूसरे खंड में हर खंड के निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब चूंकि मुझे याद है कि दूसरे खंड में क्या करना है, समरूप चित्र चुने, मतलब समरूप मतलब समान आकृति। ये है प्रश्न चित्र और ये उसके 4 संभावित उत्तर हैं। अब हमें क्या देखना है, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। अब हम देखते हैं कोई देखो यहाँ पर ये चारों जो कोने हैं, कोने में तीर है, बीच में वृत्त है और वृत्त के अंदर फिर एक छोटा वृत्त है, वो डार्क है। सबसे पहले अपन इस डार्क वाले हिस्से को लेके चलते हैं। जिसमें ये डार्क ना हो उसको गलत कीजिए। देखिए यहाँ पर डार्क नहीं है, ये गलत हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में भी देखिए ये भी गलत हो जाएगा। बाकी अब हमारा जो आंसर होगा बी और सी में से होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए ये तीर एक ही दिशा में, पर यहाँ का जो तीर है इस कोने का ये दूसरी दिशा में है। यहाँ पर देखिए इस वाले कोने का तीर उसी दिशा में है, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा क्या, सी इज़ द राइट आंसर। मेरे आंसर बताने से पहले यदि आपको आंसर आता है तो आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले आप प्रश्न क्रमांक लिखें। जैसे यहाँ प्रश्न क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 का आप ABCD में से आप टाइप करके हमें सेंड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं अब छठवां में देखिए यहाँ पर ये 4 तीर हैं। अब हम इन चारों तीरों से देखें, जिसमें 4 से कम या 4 से ज़्यादा हो उसको अलग कर दें। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ये गलत, इसमें 2 2 4 5 ये भी गलत, इसमें 4 हैं और ये लाइन भी है। संभवतः यही होगा, इसको देख लें। यहाँ 1 2 3 4 5 ये भी गलत, मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न में देखिए इसके समान आकृति बिल्कुल ए लग रहा है, ये तो है नहीं, बी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां में बिल्कुल इसके जैसी आकृति कौन सी है, देख लीजिए। इसके जैसे जो ना हो उसको गलत भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस लाइन को लेके चलते, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है ये लाइन, इसको गलत कर देंगे। यहाँ पर है, अब इस वाली लाइन को लेके चलते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है, पर इसमें नहीं है, तो डी गलत। 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब हम इस वाली लाइन को लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये हिस्सा बढ़ा हुआ है, तो इसको भी गलत। मतलब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए हमने 2 खंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं भाग तीसरे पे। भाग तीसरा इन दोनों से सरल है यदि देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि जब आप निर्देश पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या है। इसमें एक बिल्कुल निर्देश रहता है, स्पष्ट निर्देश रहता है कि उत्तर आकृति की हम दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लुप्त भाग, गायब भाग को हमें ढूंढना है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन को उठा के यहाँ रखना है, उनको घुमाना नहीं है, दिशा परिवर्तन नहीं करना है। चलिए यहाँ देखते हैं 9वें प्रश्न में। यहाँ पर गुणा का निशान था, ये गुणा का निशान 1 था, यहाँ 2 हो गए और छोटे रूप में हो गए। यहाँ धन है तो धन के निशान भी 2 होंगे और छोटे होंगे, तो पहला वाला गलत। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां पे। 10वां में अगर हम इन तीनों में देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 रेखाएं हैं वो खड़ी हैं, यहाँ पर आड़ी हैं, फिर यहाँ पर आड़ी हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। यहाँ अगर हम देखते हैं विकर्ण पर तो दोनों समान आकृति हैं। जब यहाँ समान है तो यहाँ भी समान होगी, मतलब यहाँ भी खड़ी आकृति ही रेखाएं आएंगी, तो कौन सा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 11। यहाँ पर देखिए 3 वृत्त, 3 त्रिभुज, फिर 3 वर्ग। यहाँ कोई भुजाएं नहीं थी, इसमें 3 भुजाएं हो गई, यहाँ 4 भुजाएं हो गई। अब कितनी भुजाएं आएंगी, 5 भुजाओं वाली 3 आकृति आएंगी। तो देखिए इसमें वृत्त ये तो होगा नहीं क्योंकि ये यहाँ आ चुका है, त्रिभुज भी आ चुका, ये भी गलत, वर्ग भी आ गया, मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। पहली आकृति देखो,
पहली आकृति की दूसरी आकृति दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसका भी दर्पण प्रतिबिंब है। सीधा सा ये तीर यहाँ है तो इस दिशा में आएगा। देख लीजिए किस में है, पहली ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाग आते हैं चौथा पे। इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें क्या है, श्रेणी, एक क्रम चल रहा है, पहले से दूसरे में एक क्रम चल रहा है। जो पहले से दूसरे में आया, फिर दूसरे से तीसरे में आया, जो क्रम यहाँ चल रहा था वो क्रम यहाँ पर भी लागू होगा। अब हम देखते हैं इसमें क्रम क्या है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर था तीर, फिर यहाँ पर 90 अंश घूम गया है और क्या यहाँ पर 4 लाइनें थीं, यहाँ पर एक लाइन कम हो गई। फिर यहाँ से फिर 90 अंश घूमा तीर, तो एक लाइन कम हो गई और तीर यहाँ आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, तीर हमें इस दिशा में चाहिए और लाइन एक होगी, ये तो होगा नहीं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये भी सी गलत और डी भी गलत। प्रश्न क्रमांक 14, इसमें देखते हैं क्या क्रम चल रहा। पहले देखिए यहाँ पर एक हिस्सा यहाँ पर जुड़ा, फिर दूसरा यहाँ पर जुड़ा, तीसरा यहाँ पर जुड़ा, अब चौथा यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति में कौन सा, पहला है नहीं, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। 15वें प्रश्न में देखते हैं। 15वें में देखिए यहाँ पर अंदर 2 वृत्त हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं, सीधा सा है। अब 5 आएंगे, इसमें 2 हैं ये गलत, इसमें 3 हैं ये गलत, इसमें 4 हैं ये गलत और इसमें डी वाला ऑप्शन क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर रेखा एक थी, एक यहाँ पर थी, ये घूम गई हैं, तो ये रेखा यहाँ पर आ गई, एक यहाँ, एक एक स्थान ये खिसक गए हैं। तो अब सीधा सा है, एक रेखा यहाँ रहेगी और एक यहाँ आएगी। इस प्रकार की किस्में हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही होगा। हमारा बी गलत हो जाएगा, सी गलत होगा और डी गलत होगा। चलिए बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको 18 जनवरी को देखने को मिलेगा और आपको इसी तरीके से उसको सॉल्व भी करना है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। 17वां प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक हमें पहले से दूसरे में संबंध देखना है कि पहले से दूसरे में क्या परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन पहले से दूसरे में होगा वही परिवर्तन तीसरे से चौथे में होगा। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर एक रेखा थी, एक आयत था, डार्क था। हम देखते हैं क्या है, ये रेखा खिसक के यहाँ आ गई। यहाँ वृत्त है, एक रेखा है, तो सीधा सा इसमें ये रेखा खिसक जाएगी, मतलब वृत्त के बाजू में आ जाएगी। तो पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, क्योंकि जो रेखा खिसकेगी वो इस साइड आएगी, वृत्त के बाजू में आएगी। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक 18 में देखते हैं हम, ये जो आकृति थी ये अंदर आ गई है, ये इस प्रकार की बन गई है। तो ये आकृति को भी जब हम अंदर करेंगे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये देखिए ये हिस्सा थोड़ा सा तिरछा है, इसमें सीधा था तो यहाँ पर ये सीधा बना हुआ है, इसमें थोड़ा तिरछा है तो तिरछा रहेगा, तो ए गलत हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत होगा। प्रश्न क्रमांक 19 पे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर 2 रेखाएं हैं और एक यहाँ पर ये अलग से एक रेखा है। क्या परिवर्तन हुआ, केवल ये वाला हिस्सा खिसक के यहाँ आया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरी आकृति पे यहाँ पर ये रेखा है, तो अब ये भी खिसक जाएगा। तो ये कहाँ होगा, ये इसमें देखिए इसमें 2 रेखाएं आ गई, ये गलत है। यहाँ इस प्रकार की रेखा तो है नहीं, यहाँ तो एक वर्ग था, ऊपर का हिस्सा गायब था, तो ये होगा नहीं। यहाँ 2 लाइनें हैं तो ये भी नहीं होगा, मतलब हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें भी देखिए प्रश्न क्रमांक 20वां में ये एक वर्ग था, वर्ग के अंदर वर्ग था, यहाँ पर ये वर्ग अंदर वाला किस में बदल गया, वृत्त में, और वृत्त यहाँ आ गया, ये हिस्सा गायब हो गया। यहाँ वृत्त है तो अब वर्ग बन जाएगा और वो भी नीचे आ जाएगा, तो ए होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए हमने 5 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। और जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हम टोटल पूरे 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और संभवतः एक
पेपर ऐसा भी देंगे कि जिसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, केवल और केवल आपको सॉल्व करना है। 1 से लेके 80 तक प्रश्न आप ही सॉल्व करेंगे और उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना होगा। यदि आप लोग इस तरीके का पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हमें एक ऐसा पेपर सेंड कीजिए जिसको हम स्वयं सॉल्व कर सकें, उसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको सॉल्व करना रहेगा। चलिए भाग 6वां। अब हमें क्या करना है, इसमें त्रिभुज, वर्ग या वृत्त को पूर्ण करना है। यहाँ पर प्रश्न चित्र में एक अधूरा चित्र मिलेगा, या तो वो त्रिभुज रहेगा या वर्ग रहेगा या वृत्त रहेगा। अब हमें इस चित्र को कंप्लीट करना है। तो सबसे सरल तरीका है, इस आकृति को हम थोड़ा सा इसको बना के देख लें। अगर हम इसको बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार का, ए तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, हमारा कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 22 में भी अगर हम इसको वर्ग में बदलते हैं, अगर हम वर्ग में बनाते हैं, ये देखिए अगर हम इसको यहाँ से ये हिस्सा जोड़ देते हैं तो ये वाला हिस्सा देखिए कहाँ पर है, ए वाला ऑप्शन गलत होगा, बी भी गलत होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 में देखते हैं, यहाँ पर एक वृत्त बनेगा। अगर हम इसको, इस वृत्त को यदि हम ऐसा जोड़ दें तो देखिए ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा कहाँ पर मौजूद है, ए में तो नहीं है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी गलत हो जाएगा और डी भी गलत होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 में यदि हम यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, त्रिभुज। अगर हम इस लाइन को, इसी लाइन को आगे ले जाते हैं और यहाँ जोड़ते हैं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का हिस्सा यहाँ पर बनेगा, मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए भाग देखते हैं, अगला भाग क्या है, 7वां भाग है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब आकृति भी सभी आकृतियों से लगभग सरल होती है। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है दर्पण आकृति में कि जो हिस्सा दर्पण के पास में है प्रश्न चित्र में, उत्तर आकृति में वो हिस्सा दर्पण के पास में ही रहेगा, पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर तीर इस यहाँ पर है, दर्पण एक्स वाई पर रखा है, तो ये क्या होगा, इस साइड घूम जाएगा, ऊपर वाले हिस्से में कोई चेंज नहीं रहेगा, ये ऊपर था ऊपर ही रहेगा। ए वाला ऑप्शन गलत होगा, बी वाला भी गलत होगा क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया तो ये गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये दर्पण के पास में है, तो ये दर्पण के पास में होगा, ये देखिए ये नीचे आ गया, ये बिल्कुल प्रश्न आकृति के जैसे है। यहाँ पर ये हिस्सा देखिए ये गलत है, मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 27 में हम इस तीर को देखें तो जब हम दर्पण यहाँ पर एक्स वाई पे रखा है तो ये क्या होगा, ये अपनी दिशा बदल देगा, मतलब तीर इस साइड है तो इस साइड हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में देखिए, पहला वाला ऑप्शन, दूसरा, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये आकृति बिल्कुल बीचों बीच में आ गई, बीच में थोड़ी आएगी, तो हमारा बी गलत, सी गलत, और तीर देखिए इसमें सी में, यहाँ तीर यहाँ पर आ गया है तो ये डी भी गलत, मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28 में यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति जब दर्पण में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा पूरा इस साइड, ये वाला खाली वाला हिस्सा देखिए ये किस साइड रहेगा, इस साइड शो करेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये लाइन आ गई, ए गलत, और ये नीचे आ गया बी गलत, इसमें भी नीचे आ गया ये सी भी गलत, मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए भाग आते हैं, भाग कौन सा आ गया जी, 8वां, मतलब सीधा है कागज़ को मोड़ना और काटना। प्रश्न क्रमांक 29 से 32 तक। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हिस्से ये क्या हुआ है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर रख दिया गया है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा यहाँ से काट के इस पे रखा गया है। तो किस प्रकार की आकृति का निर्माण होगा, देखिए सबसे पहले जो चेंज किस आकृति में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। अगर किसी आकृति में ये वाली रेखा चेंज हो गई है तो वो आंसर नहीं होगा। देखिए
बी वाले ऑप्शन में ये चेंज हो गई, बी गलत। यहाँ पर देखिए ये तीनों एक सी हैं, तो यहाँ पर ये देखिए और ये देखिए, क्या ये भी कैसी रहेंगी? बिल्कुल, अगर ये एक सी हैं तो जब भी नीचे आएंगी तो ये भी एक ही दिशा में होंगी। यहाँ पर देखिए एक इस दिशा में, एक ये देखिए ये भी इस दिशा में है, तो जब ये आएंगी तो बदलेंगी। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और ये आकृति यहाँ पर बीच में बदल गई है, तो मतलब हमारा डी ऑप्शन भी गलत होगा। अब जो आंसर होगा वो ए और किस में से होगा? सी में से होगा। अब जब इस आकृति को, इस वाली आकृति को हम ये नीचे लाएंगे तो ये वाली लाइन किस साइड रहेगी, किस साइड होगी? ए जैसी ए होगी या बी होगी? ये अलग अलग हैं, ये एक ही दिशा में है। अगर ये आकृति ऐसी है तो ये किस प्रकार की, मतलब सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ए हमारा गलत हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। 30 देखते हैं। 30 में ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लाइनें थी, 1 2 3 4। जब ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा इनको कवर कर लेगा। यहाँ पर देखिए लाइनों की संख्या ज़्यादा हो गई तो बी गलत, इसमें और ज़्यादा हो गई तो ये गलत, इसमें भी ज़्यादा है तो ये भी गलत, मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 31 में ये वाला हिस्सा, यहाँ से ये जो कट लगा है ये इस पे रखा गया है, तो ए होगा नहीं। बिल्कुल हूबहू ये वाली आकृति जो यहाँ पर है, ये वाली रेखा यहाँ से यहाँ मिल जाएगी, कुछ इस प्रकार की। तो कौन सा होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन? हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी इज़ द राइट आंसर। बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ये कोना यहाँ से यहाँ बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 में हम देखते हैं ये वाला हिस्सा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला ऊपर रखा गया है, तो सबसे पहले तो ये देखिए ये जो अर्धवृत्त है ये भी ऊपर जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो यहाँ पर एक बिंदु था, डॉट था, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो वृत्त के अंदर आ जाएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर बिंदु ऊपर आ गया, ये गलत, और देखिए इसमें बिंदु ऊपर आ गया, ये भी गलत। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, बी और सी। इसमें देखिए इसमें जो लेटर हैं वो बिल्कुल सेम हैं, जब ये आएंगे तो क्या होगा, ये बदल जाएंगे, पलट जाएंगे, तो मतलब हमारा सेम नहीं होगा। ये सी गलत, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक भाग क्रमांक 9वां। अब हमें इसमें क्या करना है, टुकड़ों से आकृति का निर्माण करना है। कट आउट बनाया जा सकता है, यहाँ टुकड़ों से हमें आकृति बनाना है। इन सबसे पहले हमें इन टुकड़ों को गिन लेना है और इनको अच्छे से भली भांति देख लेना है, इनका आकार देख लेना है। सबसे पहले इस वाले को देखते हैं हम। इसमें देखिए इसमें हमें नहीं लग रहा, ये वाला टुकड़ा इसमें हमें पहले ऑप्शन में नहीं मिल रहा। बी में ये देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये है, फिर वृत्त भी है, यहाँ पर एक त्रिभुज ये है और ये एक त्रिभुज ये है, मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 34 में देखिए ये दो टुकड़े देख लीजिए कहाँ पर हैं, पहला दूसरा, ये दोनों में है, इनमें नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 35 में जब हम इन टुकड़ों को जोड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार की ए जैसी आकृति का निर्माण होगा, मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 का आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें कि इसमें किस प्रकार की आकृति का निर्माण होगा। ए बी सी डी में से बताइए जल्दी से, इसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देखते हैं हमारा भाग क्रमांक 10। 10 में क्या है, हमें देखना है ये आकृति जो प्रश्न आकृति है उत्तर आकृति में कहाँ पर छिपी हुई है। सबसे पहले हम इस प्रश्न आकृति को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। सबसे सरल है, देखिए इस वाली आकृति, इस वाली विकर्ण वाली लाइन को देखिए, इसमें है पर बीच में ये लाइन नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में देखते हैं, बी में देखिए विकर्ण वाली लाइन भी है
और ये बीच वाली लाइन है। तो ये कहाँ से, 1 मिनट, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें पेन का तो वो समझ में आएगा कि कहाँ पर है। देखिए ये यहाँ से ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर, ये देखिए बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 38 में देखिए, इस प्रकार की आकृति कहाँ पर है, ए में तो नहीं है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी में देखिए ये स्पष्ट दिख रहा, ये डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 39, इस प्रकार की आकृति हम देखते हैं, इसमें तो नहीं दिख रही, बी में देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बी में बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है इसी के जैसे। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक 40, प्रश्न क्रमांक 40 में देखते हैं, ये इस प्रकार की आकृति, ये त्रिभुज, इसमें तो नहीं है, इसमें देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है त्रिभुज, ये मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार हमने हमारे पेपर का पहला जो भाग है 40 प्रश्नों का, हमने उसको बड़ी आसानी से, बड़ी ही सफलतापूर्वक हमने उसको सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके का आप लोगों को परीक्षा हाल में इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा खंड आएगा। ये आया, खंड आया हमारा गणित का। अब इसमें अपन को कितने 20 प्रश्न गणित के सॉल्व करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ये भाग कौन सा है, दूसरा है, अंक गणितीय परीक्षण। यहाँ पर निर्देश दिए हैं, ये निर्देश आप लोग पढ़ लेना। प्रश्न क्रमांक 41 देखिए, 2 मेज़ों का मूल्य उतना ही है जितना 4 कुर्सियों का। यदि एक मेज़ का मूल्य 250 रुपये है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। भाई यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, चाहे 2 मेज़ें ले लो और चाहे कुर्सियाँ ले लो। कितनी कुर्सियाँ, 4। इन दोनों के मूल्य समान हैं। मतलब यहाँ पर किसका, एक मेज़ का मूल्य दिया है 250 रुपये, तो मेज़ों की संख्या कितनी है, 2। यदि हम 250 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक मेज़ का मूल्य 250 है, तो 2 मेज़ का कितना हो जाएगा, बराबर 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब 500 रुपये में चाहे तुम 2 मेज़ ले लो और 4 कुर्सियां ले लो, तो हमें क्या बताना है, एक कुर्सी का मूल्य बताना है। तो हम 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा यहाँ पर 1, 4 दूनी 8, बचा यहाँ पर 2, 4 पंचे 20। मतलब एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 125 रुपये। अब देखते हैं 125 रुपये कौन से ऑप्शन में है, हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 42, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियां हैं। बताओ कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है। भाई यहाँ पर बताया गया है एक कक्षा में कुल कितने 40 विद्यार्थी हैं, 40 में से कितनी 18 लड़कियां हैं, तो किसका प्रतिशत बताना है हमें, लड़कियों का। तो लड़कियों का प्रतिशत बराबर 18/40 गुणित 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 इनाम 18, 9 पना 45। कितने प्रतिशत, 45%। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन, पहले में ए 35, हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 43, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, सबसे पहले 2, 3, 5, 7 और 11। ये देखिए ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। इनका यदि हम गुणा करें तो इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। सबसे पहले सबका इकाई का, 1 सत्ते 7, 7 पना 35, तो 35 का हम 5 ले लेंगे, 5 तिया 15, 15 का 5 ले लेंगे और 5 दूनी 10, 10 में इकाई का स्थान क्या आ रहा, 0 आ रहा। कौन सा ऑप्शन,
ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 44, एक न्यून कोण का मान, न्यून कोण सभी को मालूम होगा, एक न्यून कोण की माप क्या होती है? 60 अंश से अधिक किंतु 120 अंश से कम। ये तो गलत है। न्यून कोण की माप जो होती है 0 अंश से अधिक किंतु 90 अंश से कम होता है। हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं। दी गई आकृति में कोण पी ओ बी न्यून कोण है, कौन सा? पी ओ बी, ये न्यून कोण है। फिर यहाँ पर देखिए, तब कोण बी ओ क्यू ये कौन सा होगा? ये देखिए, न्यून कोण समकोण दोनों से अधिक है तो न्यून कोण होगा नहीं, समकोण भी होगा नहीं। अब सरल कोण तो 180 अंश का होता है, सरल कोण तो 180 अंश का होता है, तो सरल तो है नहीं। हमारा कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अधिक कोण। चलिए प्रश्न क्रमांक 46, प्रश्न क्रमांक 46 क्या है? एक विद्यार्थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 2 घंटे में अपने घर से स्कूल पहुंच जाता है। विद्यार्थी के घर से स्कूल कितनी दूरी पर है? 1 घंटे में कितना? 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। तो 2 घंटे में 10 गुणे 2 आ जाएगा, बराबर 10 दूनी 20 किलोमीटर होगी। ये बिल्कुल आसान प्रश्न था। 20 देखिए कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी इज़ द राइट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ, 5 दर्जन, एक मिनट, यहाँ पर 5 दर्जन मतलब कितनी? 1 दर्जन में 12, तो 5 दर्जन में 12 25 60, ये हमें ध्यान में रखना है। उसने उनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या। सबसे पहले देखिए 60 क्या थी? टॉफियाँ थी। सबसे पहले उसने कितना भाग दिया? 1/3। 60 का 1/3 निकाल दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 20 एकम 20। 20 टॉफियाँ उसने अमिता को दे दी। फिर 60 का कितना? 2/5 भाग अनिल को, तो 2/5 भाग निकाल दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी, यहाँ पर 1 बचा तो 10 बन जाएगी, तो 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24 टॉफियाँ अनिल को। अब लास्ट में उसने 60 टॉफियों का कितना? 1/12 भाग हमीदा को दिया, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 5 एकम 5। मतलब टोटल देखो, सबसे पहले उसने 20 दी, फिर 24 दी और फिर 5 दी। 20 और 24 44, 44 और 5 49। टोटल टॉफियों की संख्या थी 60, जिसमें से उसने कितनी? 49 दे दी, तो 49 घटा देंगे, तो यहाँ पर 10 में से 9 गया बराबर 1 बचेगा, 5 में से 4 गया बराबर 1 बचेगा, 11। मतलब कुल जो टॉफियों की संख्या है उसके पास जो शेष बची सोनू के पास, बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 48 देखते हैं। निम्न रेखा ग्राम एक सप्ताह के दिनों में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये देख लीजिए ग्राफ है, इसका जो प्रश्न है वो यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले देखिए सोमवार, ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये दिन है। सबसे पहले सोमवार का ग्राफ देख लीजिए कहाँ पर है? 90 पर है। फिर मंगलवार का देख लीजिए 40 पर है। बुधवार का देख लीजिए कहाँ पर है? 70 पर है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का 50 पर है और शुक्रवार का 30 पर है और शनिवार का कहाँ पर है? 60 पर है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्या है। ये देखिए, ये प्रश्न है, शुक्रवार को उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या सोमवार को उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से कितनी कम है? तो सबसे पहले हम क्या करें? शुक्रवार
और सोमवार को देख लें और यहाँ से लिख लें। सोमवार को देखिए कितने 90 विद्यार्थी उपस्थित थे। और दूसरा शुक्रवार को ये देखिए 30 से। अब पूछा है, इसमें पूछा है कितने कम हैं, तो भाई सीधा सा है, यहाँ पर सोमवार को 90 उपस्थित थे और शुक्रवार को 30 उपस्थित थे। अब हमें कम या ज़्यादा का पता करना है तो घटा लेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6। शुक्रवार को उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या सोमवार को उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से कितनी कम है, तो कितनी कम आ रही, 60 कम आ रही। तो यहाँ पर कितनी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, लगातार 3 विषम संख्याओं का योग 51 है। सबसे छोटी विषम संख्या का मान क्या है, सबसे छोटी। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें नहीं मालूम भी कौन कौन सी विषम संख्या है। चलिए अपन पहली मान लेते हैं x, पहली मान लिए x, दूसरी मान लिए हमने x धन 2, तीसरी मान लिए हमने x धन 4। अब जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, अगर हम जोड़ेंगे x धन 2 फिर धन x धन 4 बराबर इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 51 आता। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, x को x से जोड़ दीजिए तो कितने x आ जाएगा, 3x धन 2 और 4 को जोड़ दीजिए 6x बराबर 51। अब हमें x का मान निकालना है तो 3x बराबर 51। ये 6 को हम इस साइड ले जाएंगे तो धन में है तो ऋण में आ जाएगा, घटा देंगे। 51 में से 6 घटाएंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 45/3। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचा 1 3 5 15, मतलब 15। इसमें क्या पूछा था, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और कौन सा ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए भाई, यदि गणित आप लोगों की समझ में आ रहे हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 50वां। 3 घंटियाँ 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हों तो पुनः एक साथ फिर कब बजेंगी। सीधा सा है, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल देना है। 10, 12 और 15 हमें ये देखना है बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या जो इनको विभाजित कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को विभाजित कर दे। तो यहाँ पर 2 का देखिए 10 में जा रहा, 12 में जा रहा, 15 में नहीं जा रहा, तो 2 से दे देते हैं। 2 पंचे 2 6 और 15 की 15। यहाँ पर हमें देखिए, हमें जल्दी से एलसीएम निकालना है तो हम 5 से भी दे सकते हैं। 5 एकम 5, 6 की 6 और 5 तिया 15। अब 3 से दे दो, तो यहाँ पर 3 से देंगे तो 1, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए 1 2 बच गया, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60। एलसीएम आ गया 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना, 1 घंटा होता है। पहली दफ़ा ये कब बजी हैं, 11 बजे। अब 1 घंटा बाद फिर बजेंगी, तो ये कब बजेंगी, दोपहर 12 बजे। मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 51। सबसे पहले ये सरलीकरण का है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोष्टक लगा हुआ है, 3 गुणित 2, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6। इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं सॉल्व। 5 धन 2 गुणित 3 भागित, यहाँ पर 3 दूनी 6 फिर गुणित 3। अब देखिए कोष्टक हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे भाग, तो इसको बदल देते हैं भिन्न में। तो यहाँ पर 5 धन 2 गुणित 3 भाग के निशान को गुणा में, तो ये भिन्न पलट जाएगी। 1/6 गुणित 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा, 5 धन
2 और यहाँ पर अपन यहाँ पर गुणा भी करते चलें, 3 दूनी 6 गुणित 1/2 और यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो 1 आ गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब बचा क्या, 5 धन 3 बराबर 8। 8 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं 52। 6 हेक्टोग्राम 10 डेकाग्राम बराबर, और यहाँ पर खाली स्थान है ग्राम, तो 1 डेकाग्राम 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 100 ग्राम। कितने ग्राम, 100 ग्राम। तो यहाँ पर कितने, 6 हेक्टो है तो 6 से हम गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 600। और यहाँ पर 10 डेकाग्राम, तो 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 10 से, तो 10 धाम 100 होता है। दोनों को जोड़ दें तो 007 कितने हो जाएगा, 700 ग्राम। मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 53। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, प्रत्येक विषम संख्या है उसका गुणनखंड, मैं तो ये कहूँगा कि हर संख्या का गुणनखंड। सभी ने पढ़ा है और सभी जानते हैं कि एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, चाहे वो कितनी ही छोटी हो और चाहे कितनी ही बड़ी हो। मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 54। 9875 तथा 8765 की योग से जो संख्या घटाने पर 12000 प्राप्त हो वह है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 9875 और 8765 इनका योग कर लें। योग 5 5 10 10 का 0 हासिल की 1, वो हासिल की इस 6 में जोड़ दी 7 7 दूनी 14 14 की 4 हासिल की 1, वो हासिल की इस 7 में जोड़ दी 8 दूनी 16 16 की 6 हासिल की 1, ये हासिल की 8 में जोड़ दी 9 दूनी 18, टोटल हो गया 18640। अब हमें क्या, ये 12000 इसमें से घटा देना है। 12000 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाइए तो यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ कुछ नहीं, 6640। देख लीजिए 6640 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, बी इज़ द राइट आंसर। हमने देखिए 54 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अब आ गए हम प्रश्न क्रमांक 55 पर, और ये है ग्राफ से संबंधित। निम्न दंड ग्राफ, यहाँ ग्राफ होना था, एक सर्वे में 5 प्रकार की कैंडी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये बच्चों की संख्या दर्शाई गई है और यहाँ पर ये कैंडी लिखी है। यहाँ पर प्रश्न देखिए, मैंगो और चॉकलेट कैंडी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। हम ऑरेंज में देखें तो 30 बच्चे ऑरेंज पसंद करते हैं, चॉकलेट कितनी 50, एप्पल 40 और मैंगो 70 और जिंजर 60। अब हमें मैंगो और चॉकलेट पर ध्यान रखना है। मैंगो पर देखिए, ये है मैंगो का कहाँ 70 बच्चे मैंगो पसंद करते हैं, और चॉकलेट 50, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 70 और 50 कितना हो जाएगा 120। ये देखिए हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अब प्रश्न क्रमांक देखते हैं हम 56। ये रहा प्रश्न क्रमांक 56। ये क्या है, संख्या 49,532 का सनिक्ट हज़ारवा मान होगा, मतलब 1000वें स्थान का। तो हम देखते हैं 49,532 में 1000 पे देखते हैं 9 है। 9 का यदि हमें 1000 का इस निकटतम मान निकालना है तो हम सैकड़े का देखेंगे। सैकड़े पे क्या है 5 है। अब यहाँ पर 5 या 5 से अधिक हो गया तो दी गई संख्या से बड़ा 1000 का गुणज, 9532 से बड़ा 1000 का गुणज 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000। तो यहाँ 49,000 है तो कितना हो जाएगा 49,000 से बड़ा
49,532 से बड़ा यहाँ कौन सा, बी, 50,000 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए विकर्ण की लंबाई दी है, विकर्ण की लंबाई दी है क्या है, a सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें भुजा की ज़रूरत पड़ेगी, तो भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर होता है कर्णी 2 गुणित भुजा, कर्णी 2 गुणित भुजा। तो अब विकर्ण दिया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, भुजा बराबर विकर्ण बटे कर्णी 2 होता है, ये है भुजा का फार्मूला। जब विकर्ण दिया हो, तो यहाँ पर विकर्ण दिया है तो अपन यहाँ पर मान रख देंगे, विकर्ण कितना है a, और यहाँ पर ये क्या है, कर्णी 2, ये रख दिया हमने मान, ये भुजा आ गई। ठीक है, अब हमें क्या मिल गई, भुजा मिल गई ये। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, भुजा गुणित भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a बटे कर्णी 2 गुणित a बटे कर्णी 2। यहाँ पर अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो जब हम अंश का अंश में करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा, कर्णी 2 गुणित कर्णी 2 बराबर a की घात 2 बराबर यहाँ पर कर्णी 4 आ जाएगा। अब यदि हमें इसका ये रूट अलग करना है तो इसका सीधा सा है, ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात 2 बटे 2। 4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जोड़ी बनी 1, तो एक जोड़ी ले ली हमने, तो ये आ गया यहाँ पर। ये वाला देखिए कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 58। प्रश्न क्रमांक 58 में देखिए क्या है, प्रश्न क्रमांक 58 में है निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यदि हम देखें यहाँ पर एक जी A B C D एक आकृति यहाँ पर वर्ग है, और इसकी जो भुजाएं हैं सभी को मालूम है, वर्ग की यदि एक भुजा 4 है तो बाकी सभी भी 4 4 होगी। और यहाँ पर ये देखिए एक त्रिभुज बना है। सबसे पहले हम इस पूरे वर्ग का क्या निकालने, क्षेत्रफल निकालने, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 चौक के 16 वर्ग सेंटीमीटर ऋण, यहाँ पर देखो आधार कितना है 4 और लंबाई भी 4 है, तो यहाँ पर हम 1/2 गुणित 4 गुणित 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो यहाँ पर 16 ऋण 8 बराबर कितना आ जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये देख लीजिए 8 वर्ग सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 59 में देखिए यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले इसका इसमें गुणा करना है, एक दशमलव भिन्न है, एक पूर्ण संख्या है, तो 55 25 सीधा है, 55 25 और कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव रख देंगे। चलिए इसका आ गया, फिर ऋण लगा है, ऋण लगा देंगे, फिर यहाँ पर देखिए ये दशमलव भिन्न और ये पूर्ण संख्या 55 25, यहाँ भी अपन 25 लिख देंगे। यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ पर 2 है तो 1 0 लगा के ये रख देंगे। अब 0.25 में से 0.025 को घटाना है, तो सीधा सा है, इसको हम जमा लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0.25
में से ये घटाना है, तो दशम शून्य के नीचे शून्य, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर शून्य। अब घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा 2, दशमलव का दशमलव और 0, 0.225। अब देखिए 0.225 हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब गणित भाग का ये लास्ट 60वां प्रश्न है। देखिए, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? यहाँ 8/15, 14/33, 7/13, 11/13। तो देखिए सबसे सरल उपाय है इनको दशमलव भिन्न में बदल दूँ। चलिए सबसे पहले अपन एक एक अंक में देते हैं, एक एक स्थान तक निकालते हैं। 8 में यदि हम 15 का भाग दें तो यहाँ पर देखिए भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 दशमलव रखेंगे, यहाँ पर 0। 15 पना 75। अभी हम दशमलव के बाद केवल एक एक अंक देखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 आ गया, यहाँ पर इसके लिए 0.5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा 14 में भाग देते हैं 33 का, तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 दशमलव, यहाँ पर 0, 3 के 12। तो अगर हम 33 में 3 का गुणा करके 4 का गुणा करके देखें, 3 के 12, 12 की 2 हासिल की 1, 3 के 12 और 1 13, 132, 132 यहाँ पर आ गया 4। चलिए यहाँ तो अभी इन दोनों में तो छोटी मिल गई, ये 14/33, इसमें इन दोनों में ये छोटी, क्योंकि दशमलव के बाद जिसका अंक बड़ा होगा वो बड़ी, तो यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.4 है। अब अपन देते हैं 7 में 13 का, 7 में देते हैं 13 का, तो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, तो 0 दशमलव, यहाँ पर 0, 13 पना 65, 13 पना 65, इसका भी कितना आ रहा, 0.5। तो अभी ये दोनों तो समान, इन दोनों में ये छोटी हो गई क्योंकि बात छोटी की हो रही, तो यहाँ तो अभी यही छोटी हो गई। अब लास्ट बचा हमारे पास 11 में भाग दे देते हैं कितने का, 13 का, भाग जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव, यहाँ पर 0। 13 की टेबल पढ़ना है 110 से ज़्यादा ना हो, तो 13 में यदि हम 8 का गुणा करें तो 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल की 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 13 अट्ठे 104 होता है, 13 अट्ठे। अब देख लीजिए इसके लिए आ गया 0.8। अब आप लोग डिसाइड कीजिए, खाली हमें इतने ही भाग से पता चल गया कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये देखिए यहाँ पर 0.5 आया, 0.4, 0.5, 0.8। सबसे छोटी है 14/33। अगर सबसे बड़ी पूछते तो 0.8, दशमलव के बाद जिसका अंक बड़ा है वो बड़ी और जिसका अंक छोटा है वो छोटी। अगर बड़ी पूछते तो 11/13 होती, चूँकि इसमें छोटी पूछी है तो 14 हमारा कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए हमने दूसरा खंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब आता है हमारा हिंदी। अब हिंदी भाषा में क्या करना है, आपको एक अनुच्छेद दिया रहेगा, आपको उस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना। अभी देखिए लगभग हमने 1 घंटा भी, हमारा 1 घंटा भी नहीं हुआ है, आप लोगों को 2 घंटे का समय मिलेगा, तो आप लोग उस 2 घंटे में अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ के समझ के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वतीबाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। क्या कहकर, बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया और इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक
कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 61, बाल गंगाधर तिलक का जन्म खालिस्तान में हुआ था। ये देखिए, ये लिखा है महाराष्ट्र में। हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 62, खालिस्तान कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। यहाँ का ही हमने पढ़ा है तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, मतलब कौन, सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तिलक के बचपन का नाम हमने यहाँ पढ़ा है, बचपन का नाम क्या, केशव। ये था इनका बचपन का नाम केशव था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्यालय जाने से खालिस्तान ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। कब, यहाँ पर देखिए, पूर्व, विद्यालय जाने से पूर्व ही, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक 65, प्रिय का अर्थ खालिस्तान के समान है। अब प्रिय का मतलब क्या होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्यारा। इस प्रकार से हमें 4 गद्यांश हल करने होंगे। अब देखते हैं गद्यांश क्रमांक 2। ये तो भाई सभी से बन जाएगा। 5 सितंबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक राष्ट्र के वास्तविक निर्माता होते हैं। विकसित, समृद्ध, खुशहाल देश एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बचपन में बालकों का मस्तिष्क खाली स्लेट की भांति होता है। शिक्षकों द्वारा ही बालकों के मस्तिष्क में उच्च गुण एवं संस्कार डालकर उचित दिशा प्रदान की जाती है। जिस प्रकार कुम्हार गीली मिट्टी से बर्तन को सही आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बच्चों को शिक्षा द्वारा सही आकार प्रदान करता है। शिक्षक ही बच्चों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप सजाते संवारते हैं। शिक्षक ही समाज के बच्चों को एक सुंदर भविष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये था दूसरा गद्यांश। अब दूसरा गद्यांश में सबसे पहले शिक्षक राष्ट्र के खालिस्तान होते हैं। क्या पढ़ा हमने, निर्माता। ये देखिए निर्माता, बी ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पूर्व खालिस्तान थे। क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति, मतलब हमारा कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुम्हार खालिस्तान मिट्टी से बर्तन को सही आकार देता है। यहाँ पर देखिए गीली मिट्टी, मतलब क्या होगा, गीली। खुशहाल का अर्थ है, खुशहाल का मतलब क्या, अर्थ देखो, दुखद तो होगा नहीं, व्यस्त भी नहीं होगा, संपन्न। खुशहाल मतलब वो हर चीज़ से संपन्न है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी गलत होगा। वास्तविक का विपरीतार्थक है, वास्तविक का उल्टा। देखो, उचित तो होगा नहीं, नास्तिक होगा नहीं, विश्वस्त होगा नहीं, काल्पनिक होगा। वास्तविक मतलब जो सही है, उसका उल्टा क्या होगा, काल्पनिक। ये था हमारा दूसरा गद्यांश। अब आते हैं हम तीसरे गद्यांश पर। आपको वहाँ पर पर्याप्त समय मिलेगा, आप अच्छे से गद्यांश पढ़ लेना, समझ लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। देखिए प्रश्न, अनुच्छेद क्रमांक 3, सभ्यता के आदिकाल में मनुष्य ने पेड़ पौधों के महत्व को जान लिया था। किसके, पेड़ पौधों के महत्व को जान लिया था। यह भी जान लिया था कि पेड़ पौधे केवल नेत्रों को सुख प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि प्राणी जगत के लिए भी आवश्यक है। ऋषि मुनियों ने वृक्षों की उपासना के लिए मंत्र पूजा आदि का विधान बनाया। किसने, ऋषि मुनियों ने। आज भी भारत के प्रांतों में विशेष त्योहारों पर वृक्षों का अत्यधिक महत्व है। प्रदूषण को कम करने के लिए यह अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं
और वायुमंडल को शुद्ध बनाया जाए। बच्चों को चाहिए कि वृक्षों के महत्व को जानकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और प्रदूषण कम करने में हमारे सहायक बने। अब सबसे पहले प्रश्न है 71वां, पेड़ पौधे प्राणी जगत के लिए भी खालिस्तान हैं क्या? क्या है बताइए। पहला, आवश्यक हैं, ज़रूरी नहीं है, अनावश्यक हैं, ठीक नहीं है। पहला, आवश्यक हैं। 72, ऋषि मुनियों ने किसके लिए मंत्र पूजा आदि का विधान बनाया? यहाँ पर देखिए, किसके लिए? वृक्षों की उपासना के लिए, मतलब सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। भारत के प्रांतों में विशेष त्योहारों पर वृक्षों का खालिस्तान महत्व है, अत्यधिक। क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विधान का पर्यायवाची नहीं है। विधान मतलब एक कार्यक्रम होता है, एक विशेष रीति होती है, तो उसका पर्यायवाची नहीं है, मतलब क्या होगा? प्रयोजन तो होगा, निर्माण भी होगा, अब रचना भी होगा। विशेष, विधान मतलब विशेष, उसका क्या? पर्यायवाची नहीं है। विधान का पर्यायवाची नहीं है। विशेष, निर्माण, रचना और प्रयोजन। प्रयोजन होगा, रचना होगा। विधान का मतलब क्या होता है? विशेष, निर्माण। क्या होगा? जल्दी से बताइए। निर्माण होता है, कोई चीज़ विधान कर रहे हैं, कार्यक्रम होता है, रचना, प्रयोजन, विशेष। पहला ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अत्यधिक शब्द खालिस्तान है। अत्यधिक संज्ञा तो है नहीं, क्रिया है नहीं, क्रिया विशेषण है नहीं, मतलब क्या है? विशेषण है। वह अत्यधिक बीमार है। क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं, ये रहा हमारा चौथा गद्यांश और पेपर का बिल्कुल लास्ट चरण। यूनानियों के जीवन का मूल मंत्र था दृढ़ता के साथ नागरिकता के कर्तव्य का पालन। सुकरात के समय में यूनान कला और साहित्य में विशेष प्रगति पर था। मूर्तिकार, कलाकार, दार्शनिक और कवि सभी एथेंस को सुंदर बनाने में कार्यरत थे, पर उनमें से किसी को सुकरात जैसा स्नेह और सम्मान नहीं मिला। उस समय एथेंस में अनेक विश्वविद्यालय, पाठशालाएं थीं, किंतु उनमें से प्रसिद्ध केंद्र वे ही थे जहां सुकरात विद्यादान करते थे। इन केंद्रों की स्थापना वे शहर की विभिन्न सड़कों पर करते थे। उन्होंने प्रश्नोत्तरों द्वारा ऐसी उत्तर प्रणाली का आविष्कार किया जो आगे चलकर सुकराती शिक्षा पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुई। यूनानियों के जीवन का मूल मंत्र खालिस्तान के साथ नागरिकता के कर्तव्य का पालन करना था। क्या आया? दृढ़ता, मतलब बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। एथेंस में किसी को भी सुकरात के जैसा खालिस्तान नहीं मिला, तो यहाँ पर स्नेह और सम्मान, पुरस्कार, उपाधि, स्नेह, धोखा, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 78, यूनान खालिस्तान समय में कला और साहित्य में विशेष प्रगति पर था। कब देखिए, कब था यहाँ पर? जब विशेष प्रगति पर था। कब? सुकरात के समय में, मतलब क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। करते थे, क्रिया का काल बताना है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, असामान्य। भूतकाल। प्रगति खालिस्तान का पर्यायवाची नहीं है। प्रगति मतलब विकास, ये तो है। जीत, यही होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। उन्नति मतलब भी प्रगति का पर्यायवाची, तरक्की भी प्रगति का पर्यायवाची है, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही है। ये देखिए, आज के हमने इस वीडियो में बिल्कुल नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम का हूबहू पेपर सॉल्व किया है, और टोटल 1 से कहाँ तक 80 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है, और लगभग
1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट में हमने ये 80 प्रश्न सॉल्व कर लिए। आपके पास टोटल 120 मिनट होंगे, मतलब 2 घंटे। आप बिल्कुल आसानी से इन 2 घंटों में 80 प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद।